दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें हम मराठा राज्य और संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 2। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, एक सन आपको बताना है कि किस ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक 1774 ईस्वी में हुआ था और दिनांक था 6 जून 1774। 6 जून 1774 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 में कर्नाटक अभियान था और 1630 में पूना के निकट जो है दोस्तों शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों, रायगढ़ में सन 1674 में। याद रखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था और वहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर है दोस्तों, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। वहाँ पर देवी के नाम पर माँ जीजाबाई ने इनका नाम शिवाजी रखा था। दोस्तों शिवनेर का दुर्ग पूना के उत्तर में जुग्गार नगर के समीप था और शिवाजी की माँ जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखूजी जाधव राव की पुत्री थीं और शिवाजी के संरक्षक और शिक्षक दादा कोंडदेव थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रायगढ़ में। दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक आप जानते हैं 1674 में रायगढ़ में हुआ था और रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। यहीं पर 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। शिवाजी के छोटे पुत्र, देखिए शिवाजी के छोटे पुत्र संभाजी के सौतेले भाई राजाराम मुगलों के आक्रमण के भय से जिंजी में शरण ले लिया था उसने और 1698 में राजाराम जिंजी से पलायन कर सतारा के प्राकृतिक दुर्ग में अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, शिवाजी ने 1659 में सलहार, देखिए सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की और 50 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है मलिक अंबर। दोस्तों मलिक अंबर ने मराठों को गुरिल्ला युद्ध में भी निपुणता प्रदान कर दी थी और यह गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए परंपरागत थी। इसमें वे और भी निपुण हो गए, लेकिन मुगल इससे अपरिचित थे। अपने सेनानायक भूमिका के कारण मलिक अंबर को गुरिल्ला कूटनीति का प्रणेता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, किसके किसके बीच। तो सही उत्तर है शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी दोस्तों पुरंदर की संधि। शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी और दोस्तों शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 को मुगलों को देने का इस संधि में जो है स्वीकार किया था और मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी और उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। दोस्तों इसके अलावा देखिए 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। इसके अलावा 1663 में शिवाजी रात्र में चुपके से शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया।
1659 में बीजापुर राज्य ने अपने प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। अफजल खां ने मुलाकात के बहाने उनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने इसकी योजना को निष्फल कर उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो सही उत्तर है राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न है 1665 की पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर है रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। दोस्तों 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ दुर्ग में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की, और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के मंत्रिमंडल की अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी? तो उत्तर है इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। दोस्तों प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। दोस्तों अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी के द्वारा की जाती थी, और सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, और न्यायाधीशों और पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व भी करना पड़ता था। अगला प्रश्न है शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर उपज का संभवतः कितना था? तो उत्तर है दोस्तों 2/5 भाग। दोस्तों शिवाजी के समय भू राजस्व की दर 2/5 भाग या 40% थी, और शिवाजी के शासनकाल में प्रारंभ में उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, लेकिन बाद में जब शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों और चुंगियों को समाप्त कर दिया तब भूमि कर बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। शिवाजी के लगान व्यवस्था जो है वो रैयतवाड़ी थी। चौथ और सरदेश मुख मराठा साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश काठी से कराई। 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई वाली भूमि को 1 वर्ग या बीघा कहा जाता था, और 120 बीघे को 1 चावर कहा जाता था। अगला प्रश्न है शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से, जो कि रैयतवाड़ी प्रणाली थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी थी। यह प्रायः शिवाजी से कहा करते थे समस्त मराठों को एकीकृत करो और महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। दोस्तों महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना शिवाजी का मुख्य लक्ष्य था। शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही अंगीकार किया था और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया था, और इस उद्देश्य से शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? तो उत्तर है समर्थ गुरु रामदास का नाम। और शिवाजी के दबीर या सुमंत कौन थे? तो आपको बताना है। तो दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत या दबीर राज्य का विदेश मंत्री था। दिए गए विकल्पों में से रामचंद्र पंत, दोस्तों रामचंद्र पंत जो था ये मजूमदार अथवा आमत्य था। दत्ता जी दक्षिण पूर्वी प्रांत के प्रशासक थे। अन्ना जी दत्रो दक्षिण पश्चिमी प्रांत के प्रशासक थे, और राय जी नीरो जी के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर स्टार है। इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि शिवाजी के दबीर या सुमंत कौन थे। तो लेकिन सुमंत या दबीर के कार्य जान लीजिए। राजा को संधि अथवा युद्ध के बारे में सलाह देना, विदेशों से समाचार प्राप्त करना, विदेशी राजदूतों की देखभाल करना और अपने राजदूतों को विदेशों में भेजना, ये दबीर या सुमंत का कार्य होता था। अगला प्रश्न है उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय किस वर्ष से अनुरेखित किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों 1644 से। दोस्तों शिवाजी का जन्म देखिए, इनके जन्म के समय में देखिए 6 अप्रैल 1627 या फिर 19 फरवरी 1630 को माना जाता है, और 1640 से 42 तक शिवाजी कर्नाटक में अपने पिता के साथ रहे। शिवाजी ने प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिलशाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुआ, और 1643 में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता, और इसके बाद शिवाजी ने लगातार अपना विजय अभियान जारी रखा, और उपलब्ध स्रोतों के आधार पर 1644 ईस्वी से शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है।
शिवाजी ने सन 1646 में तोरण दुर्ग पर अधिकार किया, 1647 में कुंडाना दुर्ग पर अधिकार किया और 1654 में पुरंदर के महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किस वर्ष में जीता था? तो उत्तर है 1645 से 1647 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मराठा प्रशासन में आमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो उत्तर है दोस्तों राजस्व से संबंधित। दोस्तों मराठा प्रशासन में आमात्य या मजूमदार का कार्य राजस्व से संबंधित था। आप जानते हैं कि शिवाजी के राज्य प्रशासन में अष्टप्रधान की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। इसमें पेशवा, आमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल होते थे। दोस्तों पेशवा जो होते थे, यहाँ पर आइए जान लेते हैं। पेशवा जो होते थे ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। आमात्य वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। बकिया निवेश या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव जो होता था राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था और न्यायाधीश जो है ये मुख्य न्यायाधीश होता था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? तो सही उत्तर है अष्टप्रधान। दोस्तों ये आपके अष्टप्रधान जो होते थे ये आपके शिवाजी से संबंधित थे। तो याद रखिएगा शिवाजी के मंत्रियों की 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसको कि अष्टप्रधान कहते थे। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे उनके संदर्भ में कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोरो त्रिम्बक पिंगले। दोस्तों मोरो त्रिम्बक पिंगले, जिनको मोरोपंत पेशवा के नाम से जाना जाता है, मराठा साम्राज्य में पेशवा जो होते थे मुख्य प्रधान होते थे। ये छत्रपति शिवाजी के महाराज की अष्टप्रधान परिषद में सेवारत थे और इनका संपूर्ण कार्य शासन की देखभाल करना होता था। राजा की अनुपस्थिति में ये उसके कार्यों की देखभाल करना, शासन में एक रूपता लाने के लिए शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना और प्रजा के हित के लिए प्रयत्न करना उसका प्रमुख दायित्व होता था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कुलकर्णी कहलाता था। कुलकर्णी गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था, उसे लेखपाल भी कहा जाता था। जबकि पटेल ग्राम का मुखिया या मुख्य अधिकारी होता था। ये कर संबंधी न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख होता था? तो सही उत्तर है दोस्तों अमात्य। अमात्य जो था वो शिवाजी के शासनकाल में वित्त विभाग का प्रमुख था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक परिषद मंत्रिपरिषद होती थी मराठा शासन में। अगला प्रश्न है कि मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ था किस वर्ष में? तो उत्तर है 1657 में। दोस्तों 1657 में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से हुआ और दक्षिण के सूबेदार अंग्रेज औरंगजेब की सेना और शिवाजी के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन मराठों को पीछे हटना पड़ा। शिवाजी और अफजल खां का संघर्ष 1659 में हुआ। शिवाजी और शाइस्ता खां में 1663 में संघर्ष हुआ और शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, बखर क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया है। बखर इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है। दोस्तों बखर मराठी गद्य में लिखा ऐतिहासिक कथा का एक रूप होता है और ये मध्यकालीन मराठी साहित्य की सर्वप्रथम शैली है। 17वीं से 19वीं सदी के बीच 200 से ज़्यादा बखर लिखे गए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मराठा शासक शिवाजी की इतिवृत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को देखिए ये नियमित संगठन था। पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर कहा जाता था और इन्हें देखा जाए तो राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। ए और सी दोनों, बरगीर और पागा। जब ऑप्शन दोनों आएगा तो दोस्तों इसमें देखिए स्टार लगेगा, क्योंकि कोई भी विकल्प इसमें से एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पागा भी शाही घुड़सवार होते थे और ये घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था। वहीं पागा या शाही घुड़सवारों को बरगीर कहा जाता था और उन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे।
अगला प्रश्न है पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी। वो 1713 से 1720 तक पेशवा रहा, लेकिन वंशानुगत पेशवा की संस्था का वास्तविक संस्थापक बाजीराव प्रथम था। 1720 में साहू ने उसे बालाजी विश्वनाथ के रिक्त स्थान पर नियुक्त किया था और पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख अधिकारी था और वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन बालाजीराव प्रथम ने किया था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को साहू ने पेशवा नियुक्त किया और बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों के प्रचार के लिए प्रयत्न किया और शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किसे सहायता प्राप्त करने में सफलता दी थी? तो दोस्तों, मराठों के विवेकहीन लूटमार के कारण न केवल मुस्लिम ही उनसे दुखी थे, बल्कि हिंदू, जाट और राजपूत भी उनसे दुखी थे। सिखों ने भी उनकी सहायता नहीं की। पानीपत के तृतीय युद्ध में जिसमें मराठों का नेतृत्व दोस्तों सदाशिवराव कर रहा था, वह किसी प्रभावशाली सरदार का समर्थन न पा सका। सदाशिवराव ने अपने व्यवहार से भरतपुर के राजा सूरजमल जाट को नाराज कर दिया और वह युद्ध पूर्व ही मराठों का साथ छोड़ गया। जबकि 14 जनवरी को प्रातःकाल 9 बजे मराठा आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। इसलिए मराठों का अंतिम रूप से युद्ध में सिखों, राजपूतों, रुघेलों और जाटों में से किसी के द्वारा समर्थन नहीं मिला। दोस्तों, मराठों की पराजय का मुख्य कारण सदाशिवराव की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व था। कई बड़े मराठा सरदार जैसे सदाशिवराव, पेशवा का पुत्र विश्वासराव, जसवंत पवार, तुकोजी सिंधिया युद्ध में मारे गए और नजीब-उद-दौला ने चालाकी से मराठा सरदार मल्हारराव होलकर से सांठगांठ कर ली और होलकर युद्ध के बीच से ही भाग निकला। महाराष्ट्र में एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने अपने किसी न किसी स्वजन की मृत्यु पर शोक न मनाया हो। अगला प्रश्न है कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो उत्तर है बालाजी बाजीराव। दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? तो उत्तर है सदाशिवराव भाऊ। दोस्तों, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। इसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। देखिए, काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप जानते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो सही उत्तर है इब्राहिम खान गारदी। दोस्तों, पानीपत की तृतीय लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। मराठे बुरी तरह पराजित हुए और इब्राहिम खान गारदी ने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था। वो अफगानों द्वारा बंदी बना लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो उत्तर है 7 बार। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। 1748 में पंजाब पर उसका प्रथम आक्रमण असफल रहा था। उसके बाद 1749, 1752, 1756, 1761 और 1764 में भारत पर आक्रमण किया। अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण मार्च 1767 में हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की पूर्णतया हार हुई थी। दोस्तों, पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 6 बार इसको आक्रमण माना था, लेकिन बाद में 7 बार सही कर लिया था।
अगला प्रश्न है, राजा राम की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गई। और ताराबाई ने दोस्तों सन 1700 लेकर 1707 तक शासन किया था। 1700 से 1707 के समय को मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। ताराबाई के समय मराठे महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराने में ही नहीं बल्कि मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करने और औरंगजेब की छावनी तक को लूटने में भी सफल हो रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो उत्तर है शिवाजी द्वितीय। दोस्तों 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा और स्वयं को उसकी संरक्षक घोषित किया था। चूंकि शिवाजी द्वितीय की उम्र मात्र 4 वर्ष थी, इसलिए वो मराठा शासक होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था। अगला प्रश्न देखिए, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। इसके अलावा चौथा है कि शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करना, ये सही नहीं है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन 1 आपका सही है मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारणों में। अगला प्रश्न है, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही थी और वो कौन सी संधि थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये संधि थी सालबाई की संधि। सिंधिया की मध्यस्थता से 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई थी। इस संधि का सबसे बड़ा महत्व ये था कि मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रही थी। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो सही उत्तर है, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम ये था कि मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों और अंग्रेजों के बीच संधि या सम्मेलन से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सूरत की संधि 1785 ये सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेज और मराठा के बीच सूरत की संधि 1775 में हुई थी दोस्तों। इसके अलावा बाड़गांव की संधि 1779 में, बेसिन की संधि 1802 में और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि और संयम चले गए थे, वो कौन था? तो उत्तर है नाना फडणवीस। दोस्तों सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद ये कहा गया कि मराठा सरकार की बुद्धि और संयम चले गए थे। दोस्तों 1784 में नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने टीपू को परास्त कर कुछ प्रदेश प्राप्त किया। 1795 में मराठा सेनाओं ने निजाम को खरदा के युद्ध में परास्त किया और 1796 में पेशवा माधव नारायण ने नाना के कठोर नियंत्रण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, बसीन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बसीन की संधि जो 1802 में थी, ये अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। दोस्तों इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली थी और अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए उसके राज्य में रखने का वादा किया था। लेकिन इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी? तो उत्तर है दोस्तों बाजीराव द्वितीय। मोकासा किस प्रकार के दान थे? प्रश्न है कि मोकासा किस प्रकार के दान होते थे? तो सही उत्तर है मोकासा जो है ये भूमि संबंधित दान होते थे। दोस्तों मराठा राज्य और शासन के बाद आइए देखते हैं पंजाब, अवध और मैसूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने।
दोस्तों अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना सआदत खान बुरहान उल मुल्क द्वारा की गई थी। ये अवध का नवाब बहादशाह मोहम्मद शाह ने सआदत खान को अवध का नवाब नियुक्त किया था और इसने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी और फैजाबाद जो वर्तमान अयोध्या है उसको अपनी राजधानी बनाया था। उसने कई कर और सैनिक सुधार भी लागू किए गए, जिसके कारण अवध आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हो गया था। अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो उत्तर है सआदत अली खां। सआदत हसन खां, सआदत खान बुरहान उल मुल्क को अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न है कि कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो उत्तर है दोस्तों सआदत अली खां। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था? तो सही उत्तर है वाजिद अली शाह। दोस्तों अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब वाजिद अली शाह था, जिसका कि समय काल 1847 से 1856 था। ये अवध का अंतिम नवाब था। तो याद रखिएगा, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब सआदत अली खां था और अवध का नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ के इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो सही उत्तर है कुशासित राज्य की घोषणा करके। अगला प्रश्न है, कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो उत्तर है नवाब वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है वाजिद अली शाह के बारे में कि अंतिम नवाब अवध का कौन था। अगला प्रश्न है, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो सही उत्तर है नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण के पास दीवान का पद रहा था अवध साम्राज्य में। दोस्तों स्वतंत्र या अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया और 1720 से 22 तक आगरा का गवर्नर रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया। बाद में उसके वंशज भी अवध के दीवान रहे। दोस्तों अवध में जो एक नवाब था आसफुद्दौला, उसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था और आसफुद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। और महत्वपूर्ण प्रश्न कि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? आपको बताना है। तो देखिए आपको बताना है दोस्तों कि नवाब ने अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो ये था साम्राज्य का वजीर। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया और 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया था और इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इसके कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो उत्तर है शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की संधि शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से संधि की थी, जिसे इलाहाबाद की पहली संधि कहा जाता है। ये 1765 में हुआ था और इस संधि की शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिलों और कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक दूसरी संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। और इस संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा जिले शाह आलम को देने का वादा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए देने का भी वादा किया। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस सिख मिस्ल के थे? तो उत्तर है सुकरचकिया। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिस्ल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे और 13 नवंबर 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। दोस्तों जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी दी थी।
25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी और 1813 में रणजीत सिंह ने अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और उसी से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा, रणजीत सिंह सिख जो है सुकरचकिया मिस्र के थे। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रणजीत सिंह किस मिस्र से थे, तो ये था सुकरचकिया मिस्र। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी किसके साथ, तो उत्तर है अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने चार्ल्स मेटकाफ के साथ की थी और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने किसे भेंट किए बताए जाते हैं, तो ऑप्शन है देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स और विलियम बेंटिक। तो सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों, अक्टूबर 1831 में विलियम बेंटिक महाराजा रणजीत सिंह को रोपण के स्थान पर मिला और उसने रणजीत सिंह से मित्रता की संधि की थी। अगला प्रश्न है देखिए, किसके शासनकाल में फकीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे। ऑप्शन है बहादुर शाह, देखिए ऑप्शन है आपके बहादुर शाह, इसके अलावा रणजीत सिंह, टीपू सुल्तान या महादजी सिंधिया। तो सही उत्तर है फकीर अजीज उद दीन, ये रणजीत सिंह के शासनकाल में विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो सही उत्तर है शाह शुजा से। दोस्तों, 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। और इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहिनूर, जिसको कि कोह ए नूर हीरा, भेंट किया था। अगला प्रश्न है, किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था, तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर सिंह और लहना सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839 तक सिख साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा और अपने जीवन काल में अंग्रेजों को अपने पास भी नहीं फटकने दिया। वह धर्म दृष्टि से उदार थे और किसी को धर्म थोपा नहीं, और उसके शासन में अंतर सिंह और लहना सिंह ने सिख धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वो कौन था, तो उत्तर है शुजाउद्दौला। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को 3 भारतीय शक्तियों, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने बिहार के बक्सर नामक स्थान पर इन संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। और दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना बक्सर विजय के बाद हुई थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया और बंगाल में अंग्रेजों द्वारा 1765 से 1772 तक द्वैध शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो सही उत्तर है दोस्तों ये था द्वितीय मैसूर युद्ध। दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 की समाप्ति मंगलौर की संधि से हुई थी, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए और इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यही प्रश्न एक बार और पूछा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, मंगलौर की संधि से। अगला प्रश्न है, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है और 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है सफलता पर वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, से एक तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, कार्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अगला प्रश्न है, श्रीपत्तनम जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है, ब्रिटिश और किस अन्य शक्ति के बीच हुई थी, आपको बताना है। दोस्तों, श्रीपत्तनम या श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी।
अगला प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो सही उत्तर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना था। तो याद रखिएगा, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न किया जाना, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है कारण था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया था। मैसूर का राजा वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को बनाकर मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई और कुशासन के कारण 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को कंपनी के सीधे शासन में ले लिया था। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था? तो दोस्तों, ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया। 1792 की पराजय के बाद टीपू ने फ्रांस, कुस्तुनतुनिया और अफगानिस्तान के शासकों के साथ इस अभिप्राय से संधि का प्रयास किया था कि भारत से अंग्रेजों को निकाल दिया जाए, और वेलेजली ने टीपू द्वारा आश्रित संधि के अस्वीकार को युद्ध का कारण बना लिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 था ये। और इस भाग में आपने मराठा राज्य और शासन तथा पंजाब, अवध और मैसूर में जो शासन थे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों, ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड के साथ साथ सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड यानी आधुनिक भारत के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।